डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स। तो हम क्योंकि क्लास एवीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स देख रहे हैं। दरअसल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी और उनकी फंक्शनिंग भी। और न्यूट्रिशन तो सबसे अहम होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन यानी गिजा किसी भी जानदार के लिए सबसे बेसिक नीड है, क्योंकि उसी से ही उसके बाकी तमाम प्रोसेस से रिलेट करते हैं और इससे मिलने वाली एनर्जी से ही बाकी तमाम के तमाम प्रोसेस बॉडी में वर्क करते हैं। तो बहुत आसान टॉपिक है जी ये। तो अब हम ये पढ़ेंगे। बर्ड्स फील ग्रेट एपिटाइट्स। बर्ड्स को बहुत भूख लगती है। दिस एपिटाइट सपोर्ट्स अ हाई मेटाबॉलिक रेट्स। और इनका भूख लगना और फिर खाना खाना, खाना कौन सा है? ये खाते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को, सीड्स को और क्रॉप्स को भी, के फ्रूट जो है उनको भी डैमेज कर लेते हैं। और इसके अलावा ये जो सैप है वाटर वास्कुलर सिस्टम का, हमारे पास जो प्लांट्स में होते हैं, जिनमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, तो प्लांट को भी पंक्चर करके ये उसमें से भी फीड हासिल कर सकते हैं। हाई मेटाबॉलिक रेट इज नेसेसरी फॉर, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मेटाबॉलिक रेट नेसेसरी है एंडोथर्मी एंड फ्लाइट के लिए जी। फ्लाइट के लिए तो ठीक है, पावर चाहिए, एटीपी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया वहां ज्यादा एटीपी बनती है, ज्यादा पावर लगती है तो फिर बर्ड उड़ते भी हैं। तो एंडोथर्मी के लिए क्यों जरूरी है? आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब इंट्रोडक्शन टू एनिमल्स पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि एंडोथर्मी वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें ऑर्गेनिज्म, खासतौर पर कॉर्डेट्स, अपने मेटाबॉलिज्म से एनर्जी के साथ साथ हीट भी जनरेट करते हैं और उससे अपनी वार्म ब्लडेडनेस बरकरार रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमिंग बर्ड्स फीड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द डे। जो ह्यूमिंग बर्ड्स हैं वो पूरा दिन खाते रहते हैं, बट दे कैन नॉट मेंटेन हाई मेटाबॉलिज्म एट नाइट। और इस इनका जो हाई मेटाबॉलिज्म है वो रात को इतना हाई नहीं होता, देयरफॉर दे बिकम टॉर्पेड्स एट नाइट। लिहाजा रात को वो बेचारे सुस्त हो जाते हैं। दे रिड्यूस टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट्स। तो इनका जो टेम्परेचर है वो भी इससे मुतासिर होता है, और ये जो सांस लेने का अमल है वो भी स्लो करते हैं, ताकि एटीपी ज्यादा से ज्यादा बची रहें। और दिन चढ़ेगा तो फिर एक्टिव होंगे, खाना खाएंगे तो मौज मारेंगे। दे अगेन बिकम एक्टिव एंड फीड इन द मॉर्निंग। और अगले ही दिन मॉर्निंग में वो खाते भी हैं और चुस्त भी हो जाते हैं। तो इनमें क्या क्या है जी? ऐसी चीजें जो इनमें हेल्पफुल होती हैं खाना खाने के लिए, यानी फीड होने के लिए, तो उनमें सबसे पहली जी बिल और टंग है। तो इनमें बिल, चोंच को कह रहे हैं हम। द बिल्स एंड टंग्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स एंड फूड सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल देखते हैं जी हम। द टंग ऑफ वुड बैकर इज बार्ब्ड। कांटेदार है जी इस परिंदे की जो टंग है वो कांटेदार है। इट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्रब्स, लार्वी ऑफ इंसेक्ट। तो ये जो बिल होती है किसी इंसेक्ट की, वो जमीन में बना के रह रहा होता है, ये अपनी चोंच उसमें घुसेड़ कर इंसेक्ट को निकाल लेता है और उसे खा लेता है। इवन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज। और अगर उसने बिल जमीन में नहीं बनाई हुई और उसने जो छाल होती है दरख्त की, उसमें वो छुपा हुआ है, कौन? इंसेक्ट या इंसेक्ट का लार्वी, तो ये वहां से भी उसको निकाल लेता है। देन सैप सकर्स डिग होल्स इन ट्रीज। और परिंदे ऐसे भी होते हैं जो ट्रीज में भी होल कर सकते हैं और वहां से सैप को जो है वो इनटेक करते हैं। और सैप क्या है? वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स नोन एज सैप। इट यूजेस अ ब्रश लाइक टंग फॉर licking द सैप फ्रॉम दी। लिकिंग क्या है? चाटना है जी। ये अपनी टंग से जब सैप दरख्त में पंचर हो गया और वहां से सैप बाहर जो है निकल रहा है, तो इसको क्या करता है? लिकिंग करता है फ्रॉम दी। हाँ जी, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी। फ्रॉम दी होल्स, होल्स से निकलने वाला जी। ह्यूमिंग बर्ड्स आर नेक्टर फीडर्स। ह्यूमिंग बर्ड जो है वो नेक्टर फीडर है जी। और नेक्टर कहाँ होता है? फूलों में होता है जी। देयर टंग रोल
to form a tube for extracting nectar from the flowers. तो जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे तो तब आप पढ़ेंगे कि जो बटरफ्लाई है उसमें भी इस तरह का पाइप बनता है जो क्या करता है, टंग के अंदर एक ट्यूब बनती है जी, जो नेक्टर को एब्सॉर्ब करती है फ्रॉम द फ्लावर्स। तो बर्ड्स में भी ये फीचर है। किन बर्ड्स में? ह्यूमिंग बर्ड्स में। उसके बाद जी हम बेसिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव वो पढ़ते हैं जी, के बीक के अंदर टंग से जब फूड को अंदर ले लिया जाता है तो फिर वो कहां कहां जाती है और कहां कहां डाइजेशन होती है और मेजरली कहां डाइजेशन होती है। तो जी इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां पर जो है वो मेजर डाइजेशन कंप्लीट होती है। तो इसको डायग्राम में हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं जी। सबसे पहले आप देखें एसोफेगस, हमें पता है क्रॉप, तो क्रॉप जरा ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होता, बर्ड्स में होता है जी। कि बर्ड्स जो है ना जल्दी से फीडिंग करके खुराक को यहाँ स्टोर कर लेते हैं, फिर डाइजेशन के लिए आगे स्टमक को भेजते हैं। तो इस जहां पर क्रॉप से जो पार्ट निकल रहा है ये पार्ट ऑफ स्टमक है, इसको प्रोवेंट्रिक्यूलस कहते हैं, ये भी स्टमक है। और जो इसका सेकंड पार्ट है वेंट्रिक्यूलस गिजर्ड, ये भी पार्ट ऑफ स्टमक है। उसके बाद जी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, पेंक्रियाज भी है, लीवर भी है इनमें, देन यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद क्लोएका। आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ टू ओपनिंग्स हैं। टू ओपनिंग्स, एक माउथ बीक पर और दूसरी ओपनिंग है क्लोएका। और क्लोएका जहां से ओपन हो रहा है यहां से पहले इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक एलिमेंट्री कैनाल है वो भी यहाँ आके ओपन होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा इनमें जो एक्सक्रीशन के लिए जो एनस है इनका यहाँ ओपन होता है और इनका जो यूरिनरी सिस्टम है वो यहाँ ओपन होकर ये तीनों के तीनों यहाँ ओपन होते हैं। और इसके अलावा इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ आकर ओपन होता है। ये सारे के सारे यहाँ ओपन होते हैं और क्लोएका सिंगल ओपनिंग है जिस सबको डील करती है। तो ये कंसेप्ट जिस सब बच्चे क्लियर कर लें तो आपको फ्यूचर में ये बहुत काम आएगा। क्रॉप हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा, क्रॉप इज प्रेजेंट इन मेनी बर्ड्स, क्रॉप इज डाइवर्टिक्यूलम, उभरी हुई जगह है जी ऑफ द एसोफेगस। आप कभी जो है ना बर्ड को उठाएं और उसकी गर्दन के नीचे थोड़ा सा चीज देखें तो यहाँ पर एक जो है ना वो फोम टाइप स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके अंदर अगर हम उसको जोर दें तो पता चलता है कि इसके अंदर कुछ खाना भी है। तो ये क्रॉप होता है। इट इज स्टोरेज स्ट्रक्चर, स्टोरेज स्ट्रक्चर इट अलाउज बर्ड टू क्विकली इंजेस्ट। इंजेस्ट क्या है? चीज को निगलना। ये क्विकली बर्ड्स को चीजों को निकलने के लिए हेल्पफुल होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, ज्यादा मिकदार में फूड खा लेते हैं और यहाँ सेव कर लेते हैं, देन दे मूव टू सेफ प्लेसेस और फिर ये क्रॉप में चले जाते हैं और वहां से स्टमक में चले जाते हैं एंड डाइजेस्ट द फूड और फिर वहां खुराक जाकर हजम होती है। द क्रॉप ऑफ पिजन, अब क्रॉप का एक और भी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि जब हैचलिंग होती है किसी बर्ड की तो वो फौरन से तो फीडिंग शुरू नहीं कर सकता। तो इनमें बर्ड्स में क्रॉप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक ऐसा जूस प्रोड्यूस करता है, ऐसा मिल्क प्रोड्यूस करता है जिसे पिजन्स मिल्क भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, 4 दिन तक इनके क्रॉप्स में बनता है और उनका इनका जो बेबी होता है वो खुद ब खुद वहीं से फीड करता है, बाहर से कुछ फीड नहीं करता। 4 दिन के बाद वो फीडिंग करना स्टार्ट करता है। The crop of pigeons produces pigeon's milk. Pigeon's milk is a cheesy secretion, cheesy in taste. जो हम चीज हमारा फ्लेवर है तो वो वाला खाने का जो टेस्ट होता है वैसे ही होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोलिफिकेशन एंड स्लफिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द क्रॉप। अब इसमें आप देखें स्लफिंग का मीनिंग भी लिखा हुआ है, प्रोलिफिकेशन बार बार तकसीम होना। यंग पिजन्स फीड ऑन पिजन्स मिल्क टिल दे आर एबल टू ईट ग्रेन। और वो जो यंग बेबी है पिजन का उसके अंदर जो क्रॉप है वो अपना मिल्क खुद बनाता है। इसको इसकी पेरेंट्स, इसका मेल फीमेल पेरेंट इनको फीड नहीं करता, बल्कि उस जो बेबी बर्ड है उस बेबी बर्ड का जो अपना क्रॉप है उसके अंदर ही मिल्क बनता है और वही उसी को फीड कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन तक वो बाहर से कुछ नहीं खाता, उसके जिस्म के अंदर ही बनता है सब कुछ और 4 दिन के बाद वो खाना स्टार्ट कर देता है। वल्चर्स में क्या होता है जी? एंड बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकारी परिंदे। वल्चर्स एंड बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकारी परिंदे आल्सो यूज द एसोफेगस फॉर स्टोरेज, उनमें भी क्रॉप है जी। उसके बाद इंसेक्टिवोरस बर्ड्स फीड थ्रू आउट द डे, पूरा का पूरा दिन वो खाते रहते हैं। देयरफॉर क्रॉप इज लेस डेवलप्ड इन देम। इंसेक्टिवोरस में जो हमारे पास क्रॉप है वो लेस डेवलप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने जहन में रखना है।
उसके बाद है जी स्टमक। द स्टमक ऑफ बर्ड्स हैज टू रीजन्स। द रीजन्स आर प्रोवेंट्रिकुलस एंड वेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस, इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस इनिशिएट्स डाइजेशन। और गैस्ट्रिक जूस की वजाहत क्यों नहीं दी गई? क्योंकि बुक वाले को लगता है कि आपने एफएससी में फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12 न्यूट्रिशन पढ़ा है और उसमें आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है। बुक वाले को लगता है कि आपको पता है, और मुझे भी लगता है कि आपको पता है। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता, तो फिर आपको पता होना चाहिए और आगे से इसका पता रखना चाहिए, क्योंकि आपके मुस्तकबिल के लिए ये बहुत जरूरी है। उसके बाद है जी वेंट्रिकुलस आर गिजर्ड। इट हैज मस्कुलर वॉल्स टू क्रश द सीड्स एंड अदर हार्ड मटेरियल्स। Birds swallow sands and stone in gizzards. These stone help in the digestion. ये माइंड में रखना है, पीपीएससी में काफी बार क्वेश्चन आया है, क्या स्टोन्स बर्ड्स में होते हैं? अगर होते हैं तो क्या काम करते हैं? डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं जी। उसके बाद है इंटेस्टाइन। Most of the digestion and absorption occurs in the small intestine. Intestine receives the secretion from the pancreas and liver like humans. These secretions help in digestion. Digestion में help करती हैं। इसके साथ साथ कुछ appendages भी होती हैं, एक्स्ट्रा सैक्स भी होते हैं जो इंटेस्टाइन के साथ अटैच होते हैं। जी हाँ, होते हैं। इन्हें हम पेयर्ड सिका कहते हैं। पेयर्ड सिका आर प्रेजेंट एट द यूनियन ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे पास जो ह्यूमंस हैं इनमें कोलोन होता है, लेकिन इनमें क्या होता है? सिका होता है। दरअसल हमारे पास जो कोलोन है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन उसकी जो है ना इतनी फंक्शनैलिटी नहीं होती। लेकिन इसी तरह यहां पर भी है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा सेक्स है और वो ब्लाइंड सेक्स है। सिका आर ब्लाइंड एंडिंग सेक्स। दे कंटेन बैक्टीरिया। इनमें बैक्टीरिया होते हैं। दिस बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की डाइजेशन में जी अहम रोल प्ले करते हैं। और सीड जो खाते हैं बर्ड्स, उनमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज की डाइजेशन में बैक्टीरिया अहम रोल प्ले करते हैं। तो क्लोएका, क्लोएका is common opening for urinogenital ducts and anus. फिर से मैं बता रहा हूं, यूरिनो मीन्स फॉर यूरिन, जेनिटल मीन्स फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एनस एनस। तो तीन ज्वाइनिंग क्लोएका पर हो रही हैं और ये सिंगल ओपनिंग है। क्लोएका इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। इट एलिमिनेट्स अनडाइजेस्टेड फूड। हाउएवर आउल्स फॉर्म पैलेट्स। तो जो उल्लू है उसकी ये खासियत है कि वो गोलियां बनाता है हड्डियों की, उसके साथ चीड़दार और परों की, और उन्हें अपने मुंह से बाहर रिजेक्ट कर देता है। ये इसका एक बिहेवियर है। However, owls form pellets of bone, fur and feathers. It ejected these pellets through the mouth, और इसे अपने मुंह से बाहर फेंक देता है। फीडिंग हैबिट्स क्या हैं जी बर्ड्स की? बर्ड्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। हम ग्रुपिंग करते हैं। आपको पता है कि बर्ड्स की क्लासिफिकेशन डिफरेंट मेथड से की जाती है, और these groupings are artificial. ये artificial है, हमारी आसानी के लिए है। Birds may eat different kind of food at different stages in their life history. They can change their diets according to availability of food. अगर इंसेक्ट्स है इंसेक्ट खा लेंगे, वो नहीं है सीड खा लेंगे, और वो भी नहीं है तो फिर कुछ और तो करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, robins feed largely on worms and other invertebrates when these foods are available. Robins may feed on berries, fruits like tomatoes. In the winter, the feeding habits of some birds are harmful to man. कुछ परिंदों का खाना इंसानों को हजम नहीं होता। क्यों हजम नहीं होता? क्योंकि इंसान खेती उगाता है और बर्ड्स उनको तबाह कर देते हैं। तो फिर कैसे हजम हो इंसान को? बर्ड्स डैमेज ऑर्चर्ड एंड ग्रेन क्रॉप्स। परिंदे खा जाते हैं हमारे बागात को और उसके साथ साथ ग्रेन क्रॉप्स और हमारी फसलों को। बागात को कैसे खाते हैं? आपको शायद पता हो कि आमों के दरख्त पर हम सब टाइम देखते हैं कि आम जब नीचे गिरता है तो वो थोड़ा सा खाया हुआ होता है। क्यों खाया हुआ होता है? उनको परिंदों ने खाया है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो आपको भी ये कॉमन एग्जांपल आपके माइंड में आ जाती है कि हाँ ऐसा भी होता है। मिलियंस ऑफ बर्ड्स आर कलेक्टेड इन लोकल एरिया। लाखों की तादाद में जो है परिंदों को पकड़ा भी जाता है ड्यू टू फ्लॉकिंग रिवर। जहां परिंदे बहुत ज्यादा हों और वहां शिकारी टूट पड़े तो परिंदे कुछ ना कुछ तो हाथ लग ही जाते हैं। एंड रोस्टिंग, और वहां से भी जहां परिंदों के बसेरा करने की जगह हो, जो परिंदों के बसेरा करने की जगह हो,
हम परिंदों के हैबिटेट पर टूट पड़े तो हमारे हाथ कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा। हैबिट इन सम बर्ड, तो परिंदों की तो ये हैबिट है और इस हैबिट से इंसान भरपूर फायदा उठाता है और लोकली हम इनको कलेक्ट करके पकड़ लेते हैं। दे डिस्ट्रॉय फील्ड ऑफ ग्रेन, तो हमारी फसलों को तबाह करते हैं। रिसेंट मोनोकल्चरल, एक ही किस्म के पौधे प्रैक्टिस हैव इंक्रीज द प्रॉब्लम, एक ही किस्म के जानदार कहीं पर बढ़ जाएं तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर मुख्तलिफ किस्म के होंगे तो मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ फूड खाएंगे, एक ही किस्म के होंगे एक ही किस्म को खुराक खाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और जिस खुराक पर वो टूट पड़ेंगे फिर वो और किसी के लिए नहीं बचेगी। द बर्ड्स फॉर्म लार्ज फ्लॉक्स इन दीज एरियाज, और जहां इनके लिए खुराक अवेलेबल है वहां ये जो है ना बहुत तादाद में बढ़ जाते हैं। तो बर्ड्स ऑफ प्रे, हाँ जी बर्ड्स ऑफ प्रे, हमने ऊपर भी ये वर्ड पढ़ा। तो शिकारी परिंदे, बर्ड्स ऑफ प्रे शिकारी परिंदे हैव मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री एंड गेम बर्ड्स। ऐसे परिंदे जिनका शिकार किया जाता है तो ये मिनिमम इम्पैक्ट है, इनका उन पर बुरा असर है, बुरा असर कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये शिकारी परिंदे हैं और ये जो है ना वो बड़े पोल्ट्री जिनको हमने पाला हुआ है उनको कैसे अटैक कर सकते हैं ये। एंड ऑन फिशरीज, और फिशरीज पर भी इनका कम इम्पैक्ट है। कैसे? इट हैज मिस्टेकनली दो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज लॉसेस। जो शिकारी परिंदे हैं हम उनको भी कहते हैं कि ये भी क्या कर रहे हैं जो हमारी फसलों को तबाह कर रहे हैं, दरअसल वो तो शिकारी परिंदे हैं, वो तो कार्निवोर्स हैं। अगर वो कार्निवोर्स हैं हम उनको मार देंगे कि हमारी फसलें खाते हैं तो उन पर तो इल्जाम है। तो बेचारे इस किताब के जरिए हमसे कहना चाह रहे हैं कि हमें मार तो रहे हो, हम पर इल्जाम भी है, लेकिन हमारी भी सुन लो। हम तो जो है ना गोश्तखोर हैं, हम तो कार्निवोर हैं, हम तो क्रॉप्स को तबाह करते ही नहीं है, लिहाजा मेहरबानी करो, मार तो वैसे ही देते हो हमें लेकिन इल्जाम से बरी कर दो हमें, हम पर ये इल्जाम झूठा है। दस ह्यूमंस आर किलिंग देम बाय पॉइजन एंड शूटिंग देम, तो इनको इंसान जो है वो जहर से मार रहे हैं या फिर इनको शूट कर रहे हैं, गोली से मार रहे हैं। नेक्स्ट है जी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। बहुत ही आसान है, एक पैरे में सारी बात बताई हुई है कि रेप्टाइल्स में ट्रू फोर चैम्बर्ड हार्ट नहीं है, क्रोकोडाइल में है लेकिन बाकी सब रेप्टाइल में नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनमें ट्रू फोर चैम्बर्ड हार्ट है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होते हैं और इसमें सिर्फ यही बात बताई गई है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, आपका कंसेप्ट वो भी आज क्लियर करेंगे क्योंकि ह्यूमंस में भी बिल्कुल ऐसा है। The circulatory system of birds is similar to reptiles, reptiles जैसा है, but the heart of bird is completely separated, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। आपको पता है लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया होते हैं, वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स होते हैं अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो। दे हैव सेपरेट पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कल्स। पल्मोनरी क्या है जी? वेन्स का सिस्टम है। सिस्टमैटिक्स क्या है? आर्टरी का सिस्टम है। देयरफॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट मिक्स with less oxygenated blood, or less oxygenated blood means deoxygenated blood। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नहीं मिलता। The sinus venosus has gradually decreased in size during evolution of vertebrates। तो जब वर्टिब्रेट्स की एवोल्यूशन होगी तो साइनस वेनोसस बाथिंग ऑफ टिश्यूज का सिस्टम जो है वो लेस डेवलप होता गया, डिजेनरेट होता गया। इट इज सेपरेट चैम्बर इन फिशेस, फिशेस में सेपरेट चैम्बर हुए, एम्फीबियंस एंड टर्टल्स में मींस रेप्टाइल्स में ये प्रोपेगेशन टू चैम्बर से थ्री चैम्बर पर चली गई और फोर चैम्बर की एवोल्यूशन का आगाज हो गया और बर्ड पर पहुंचते पहुंचते ये फोर चैम्बर हो गई। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वीनस सिस्टम, हमारे पास वीनस सिस्टम से ब्लड रिसीव किया जाता है। इन अदर रेप्टाइल्स साइनस वेनोसस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन राइट एट्रियम। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो साइनस वेनोसस राइट एट्रियम का ग्रुप ऑफ सेल्स है। इट एक्ट एज अ पेसमेकर इन देयर हार्ट, और उनके हार्ट में ये पेसमेकर के तौर पर काम करता है। कैसे पेसमेकर के तौर पर काम करता है? आप जब पढ़ेंगे एफएससी फर्स्ट ईयर की लास्ट चैप्टर की बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि एस एन नोड होता है और आर ए नोड होता है। नोड की ये दो किस्में हैं जो क्या करती हैं, जो हमारे हार्ट का डबल पंपिंग है उनकी टाइमिंग को, और कब ऊपर वाले एट्रियम ने पंप करना है और कब नीचे वाले वेंट्रिकल ने पंप करना है, इनकी टाइमिंग को भी मैनेज किया जाता है और सिग्नल को आगे पहुंचाया जाता है कि अब मैं पंप करूंगा, अब मैं हो गया, अब तुम करो। तो इस तरह ये सर्किट चलता रहता है। तो ये पेसमेकर, ये एट्रियम, ये थोड़ा सा साइनस वेनोसस हमारे हार्ट में भी है और ये राइट एट्रियम पर है और यहीं पर पेसमेकर है और हमारी बॉडी में भी ऐसा है। In birds, the sinus venosus is also present as a patch of pacemaker tissue in the right atrium। जैसे birds में right atrium में ये pacemaker मौजूद है, हमारे अंदर भी ये pacemaker मौजूद है। और हमारे एम्ब्रियो में एम्ब्रियल डेवलपमेंट जब पढ़ी गई तो पता चला कि दरअसल जब एवोल्यूशन हो रही थी पहले ये पूरा का पूरा जो है ना वो एम्ब्रियो लेवल पर यही पूरी बॉडी को, हार्ट जब बच्चा बन रहा होता है तो यही पूरी बॉडी को जो सर्कुलेशन कर रहा होता है जब तक हार्ट पूरा बन नहीं जाता। जब बन जाता है तो फिर ये कहता है अब मुझे जाया कर दोगे,
यार मैंने तो इतनी खिदमत दी है, मुझे ज़ाया ना करो प्लीज। फिर हर्ट कहता है अच्छा तुम एक कोने पर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुमने बचपन में हमारा बड़ा साथ दिया है, अब सारी जिंदगी हम भी तुम्हें साथ चलाएंगे। फिर ये कहता है अच्छा तुमने इतना दिल बड़ा किया है, तो सारी जिंदगी मैं भी पेस पिकर बनकर आप लोगों की खूब खिदमत करूंगा। और वो करता है। The bird heart is relatively large. It beats rapidly. The rate of heartbeat of hummingbird is 1000 पर मिनट इन स्ट्रेस कंडीशन। ह्यूमिंग बर्ड को अगर स्ट्रेस आ जाए तो 1000 टाइम्स एक मिनट में इनकी बीटिंग हो जाती है। लार्जर बर्ड्स हैव स्मॉलर हार्ट एंड स्लोअर हार्ट रेट्स। जो बड़े परिंदे होते हैं उनका दिल छोटा होता है और उनका रेट भी कम होता है। कितना कम होता है लिखा हुआ है जी। ऑस्ट्रिच 38 एंड 176 बीट्स पर मिनट, कम से कम इतनी और ज्यादा से ज्यादा इतनी। द बर्ड्स आर एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स है जी, अपनी बॉडी के हीट को मेंटेन करते हैं, होना भी चाहिए। अगर ये बर्ड है तो बर्ड तो एंडोथर्म है ही, और वार्म ब्लडेड भी है। देयरफॉर दे नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड फॉर फ्लाइट। उड़ना है तो बहुत जो है ना वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होनी चाहिए विंग्स में। तो विंग्स में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगी तो वो एटीपी भी लेके जाएंगे मसल्स कंट्रैक्शन के लिए, और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे पास इनके क्रॉस ब्रिज बनते हैं वो भी तो बनने टूटने चाहिए। बर्ड्स हैव फॉलोइंग अडाप्टेशन फॉर सप्लाई ऑफ ब्लड। तो सप्लाई ऑफ ब्लड के लिए इनकी अडाप्टेशन ये होनी चाहिए। दे हैव लार्ज हार्ट, बर्ड के पास बड़ा दिल है। दे हैव रैपिड हार्ट रेट, ज्यादा तेजी से दिल भी धड़कता है। दे हैव separates complete separation of highly oxygenated blood from the less oxygenated blood, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेशन के लिए वॉल है, ट्रू चैम्बर्स है। तो नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो बर्ड्स में एक्सक्रीशन क्या है जी, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल body water and solutes or salts or minerals concentration, known as osmoregulation. Birds and reptiles face similar excretory and osmoregulatory problems. Birds excrete uric acid. 1 milligram of water, 1 ml water is required to excrete 1 gram of waste product. It is temporarily stored in the cloaca. Cloaca में stored होता है. Water is also reabsorbed in cloaca. Cloaca से water मजीद reabsorbed हो जाता है. The excretion of uric acid conserves water and promotes embryo development in terrestrial environment. अब वाटर कंजर्वेशन होगी, आपको पता है कि बर्ड्स क्या हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल है, इनमें जो एग प्रमोट होगा, एम्ब्रियो सर्वाइव करेगा, आखिर वो भी तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होगा। तो इनकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होती है। सम बर्ड्स ऑस्मोरेगुलेशन जी हैव सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड्स। हाँ जी, परिंदों में ग्लैंड होता है जी, और ये ग्लैंड क्या करता है, दीज ग्लैंड्स रिमूव्स एक्सेस सोडियम क्लोराइड। किसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, हाँ जी साल्ट है, साल्ट है जी, जो हम अपने खानों में भी डालते हैं, फ्रॉम द बॉडी थ्रू द नेजल ओपनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आखिर सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड तो हैं, क्या ये क्लोइका को यूज करते हैं या माउथ को यूज करते हैं या नेजल ओपनिंग को यूज करते हैं, नेजल ओपनिंग को यूज करते हैं। दीज ग्लैंड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन मेरीन बर्ड्स, खासतौर पर मेरीन बर्ड्स जो समंदर का पानी पीते हैं। These birds drink salt water, sea water, and feed on invertebrates containing large quantities of salt in their tissues. Salt glands can secrete salt in a solution. This solution is 2 to 3 times more concentrated than other body fluids. Thus, salt glands compensate for the inability of kidney to remove कंसंट्रेट साल्ट्स इन द यूरिन। तो क्या करते हैं जी, साल्ट्स को थ्रू नेजल ओपनिंग भी रिमूव करते हैं, इसके साथ साथ किडनी को यूज करके जी क्लोएका के जरिए और फिर यूरिनरी सिस्टम के जरिए भी इसको रिमूव करते हैं। इट मींस इनमें यूरिन भी होता है, और इस तरह हमारा ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए जी, नर्वस सिस्टम इन बर्ड एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं, और इसका आंसर आपको दिया जाएगा। कमेंट्स में भी दे सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी दे सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।